क्या इजराइल ने ईरान के साथ फिर एक खेल कर दिया है? खबर सामने आ रही है कि इजराइल के टॉप कमांडर इस्माइल कानी स्पाई हो सकते हैं, मोसाद के एक एजेंट हो सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो शायद ये जो वॉर चल रही है मिडिल ईस्ट में, ये जो इजराइल और ईरान का एंगेजमेंट है, इसे पूरी तरीके से आप बदलता हुआ देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आखिर ये स्पाई हैं, और अगर ऐसा है तो क्या स्पेकुलेशंस हैं, क्या सच्चाई है इसके पीछे, वो हम डिस्कस करेंगे। साथ के साथ इसे क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। रिलेटेड टू द एफर्ट्स आई एम गोइंग टू गिव in this video about the speculation of Ismail Qani being the Israeli agent। तो ये खबर सामने आ रही है कि जैसे ही हसन नसरल्लाह की डेथ हुई तो इस्माइल कानी कौन है? इस्माइल कानी कर्ड्स फोर्सेस के टॉप कमांडर हैं। अब कर्ड्स फोर्सेस क्या हैं? जब हम बोलते हैं इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी कॉर्प्स, गार्ड्स कॉर्प्स, जो 1979 में बने थे ईरान के अंदर, उसकी 5 फोर्सेस हैं, उसमें से एक फोर्सेस हैं कर्ड्स फोर्सेस। तो उन कर्ड्स फोर्सेस के चीफ हैं फिलहाल, अभी जो चीफ है उनका नाम है इस्माइल कानी। कब बने ये बने थे जब 2020 में सोलेमनी को यूएस ने असैसिनेट कर दिया था, उसके बाद से कमान इनके हाथ में है। माना जा रहा है कि जब सैयद हसन नसरल्लाह की डेथ हुई तो उसके बाद इन्होंने लेबनान विजिट किया इस्माइल कानी ने, और तब से लेकर अब तक इनका कोई अता पता नहीं है। ये गायब हो गए इनटू द थिन एयर। ईरान को नहीं पता कहां गए। हमस, हिजबुल्लाह, हाउदीज, जो इनकी जिम्मेदारी थी, कर्ड्स फोर्सेस उनके साथ भी डील करती हैं, वही संभालती हैं जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उनको भी नहीं पता इस्माइल कानी कहां गए। तो एक मेजर स्पेक्यूलेशन उठ रहा है, एक मेजर चर्चा हो रही है कि क्या इस्माइल कानी एक मोसाद एजेंट थे जिनका एक मेजर रोल है नसरल्लाह की डेथ के अंदर। साथ के साथ इनके डिसअपीयरेंस ने यह भी हमें सोचने पे मजबूर कर दिया है कि आखिर इजराइल को इतनी स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस के साथ कैसे हराया जा सकता है जब आपके खुद के खेमे में उनके फौजी लड़ रहे हों या उनके एजेंट्स लड़ रहे हों। ऐसा ही केस आपको पहले भी देखने को मिला था ड्यूरिंग 1960s इन द फॉर्म ऑफ एली कोहन, जो सीरिया के एनएसए तक जाके बन गए थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, फ्रॉम 1961 टू 1965। और 6 डे वॉर के अंदर जब पूरी तरीके से इजराइल का पानी का कनेक्शन काट, या पानी की जो सप्लाई थी वो काटने की बात कर रहा था सीरिया, तो ये एडवांस इंफॉर्मेशन इजराइल तक पहुंचती और उन्होंने गोलन हाइट्स को एनेक्स कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। वो एक छोटा सा एक आइडिया देता है आपको कि हाउ कैपेबल मोसाद इज, हाउ कैपेबल इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी इज। और शायद वही वैसा ही कुछ आपको वापस होता हुआ दिख रहा है एक मेजर वॉर में जो इस टाइम पे मिडिल ईस्ट में चल रही है। ये जो हमारे सामने दिख रहे हैं पिक्चर में, ये हैं इस्माइल कानी। अगर आगे देखा जाए तो सबसे पहले इनको हिस्ट्री देखते हैं। इस्माइल कानी हैं कौन, इन्हें कब लीडर बनाया गया, इनका क्या रोल है। इस्माइल कानी को हेड बनाया गया रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ऑफ कर्ड्स फोर्सेस का जब कासिम सुलेमानी को असैसिनेट कर दिया गया था 2020 में बाय यूएस फोर्सेस। इनका रोल ऐसा माना जाता है कि ये जितनी भी पैरामिलिट्री एलाइज हैं, चाहे वो हाउदीज हो जाएं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो जाए, चाहे वो हमस हो जाए, उनके साथ डील करना, उनके साथ सिनर्जी बिठाना, कोऑर्डिनेशन बिठाना इनका काम था, मिडिल ईस्ट के अंदर भी और बाकी पूरी दुनिया के अंदर भी। जन्म इनका ईरान में ही हुआ है, मशहद के अंदर। ये मिलिट्री बैकग्राउंड से ही बिलोंग करते हैं और रिवॉल्यूशनरी गार्ड को इन्होंने ज्वाइन किया था इन द 1990s, और इन्होंने ईरान इराक वॉर में भी पार्टिसिपेट किया था, जिसके फलस्वरूप 1997 में इन्हें कर्ड्स फोर्सेस का डेप्यूटी कमांडर भी बना दिया गया था। इनके पास खुद भी एक्सपीरियंस है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में लड़ने का। ऑल्दो इनके साथ एक इशू ये है कि ये खुद अरबी ठीक से नहीं बोल पाते हैं, फ्लुएंटली नहीं बोल पाते हैं, अनलाइक हिज प्रेडिसेसर सोलेमनी। तो वो भी कहीं ना कहीं शायद ट्रस्ट फैक्टर आ सकता है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई थी, बट अरबी इन पे ठीक से नहीं बोलनी आती थी। दूसरी चीज, अगर आगे देखा जाए सोलेमानी का, अगर बैकग्राउंड देखा जाए, सोलेमानी का तरीका काम करने का इस्माइल कानी से काफी डिफरेंट था। सोलेमानी अपने लिए काफी ज्यादा रेस्पेक्टेड माना जाता था उन्हें, और वो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना के रखते थे ईरान के रीजनल पार्टनर्स के साथ भी, जितने भी आपको रीजनल पार्टनर्स मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान के देखने को मिल जा रहे हैं। सेम लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस कानी अभी तक नहीं बना पाए थे, और मिलिट्री एनालिस्ट और फैमिलियर जो दोनों लीडर्स को जानते हैं उनके हिसाब से माने तो कहीं ना कहीं जिस शूज में उन्होंने पैर रखा, सोलेमानी के जिन जूतों को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे थे, जिन कामों को वो फुलफिल करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें अब तक वो काफी हद तक नाकामयाब ही दिखे थे। इसका रीजन क्या है? कानी की लीडरशिप, जब से 2020 में इस्माइल कानी लीडरशिप में आए हैं,
तब से जो हमारे ईरान के प्रॉक्सी सपोर्टर्स हैं जैसे हिजबुल्लाह और इराकी मिलिशियाज, उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता हुआ दिखा था। जबकि अगर सुलेमानी के टेन्योर में आप देखोगे तो उन्होंने इजरायली फोर्सेस के ऊपर काफी हद तक प्रेशर बना रखा था। तो यह देखा जा सकता है कि सुलेमानी के टाइम पे जो प्रॉक्सी सपोर्टर्स थे वो काफी हद तक प्रेशर बना के रखते थे इजराइल के ऊपर, लेकिन इस्माइल कानी के आने के बाद से उनको काफी ज्यादा लॉसेस झेलने को मिले थे। दिस इंक्लूड्स पेजर अटैक, दिस इंक्लूड्स वॉकी टॉकी अटैक्स। तो कहीं ना कहीं एक मेजर इंटेलिजेंस फेलियर था जिसमें शायद हो सकता है कि इस्माइल कानी भी शामिल हों। अपने प्रेडिसेसर से अनलाइक, उनके जैसे ना होते हुए, जो कि अक्सर बैटलफील्ड में देखा जाता था। सुलेमानी अक्सर डायरेक्टली बैटलफील्ड में आपको देखने को मिल जाते थे, लेकिन कानी का जो तरीका था काम करने का वो थोड़ा सा लो प्रोफाइल था। वो डिस्क्रीट स्टाइल में काम करना पसंद करते थे, प्राइवेट मीटिंग्स कंडक्ट करना पसंद करते थे और लो पब्लिक प्रोफाइल मेंटेन करने की कोशिश करते थे, जिससे ज्यादा पब्लिक में ना दिखें और उनकी जान को भी ज्यादा खतरा ना बने, ज्यादा लाइमलाइट में ना आए। इन चीजों के इंप्लीकेशंस क्या होने वाले हैं अगर सच में इस्माइल कानी इजराइल के एजेंट हैं, मोसाद के एजेंट हैं, तो इसके क्या क्या पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस और मिलिट्री इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। सबसे पहले, अगर ये इस बात सच निकली तो एक बहुत ज्यादा गहमा गहमी हो सकती है ईरानियन कैंप में, एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इंटरनल स्ट्रगल्स आपको बढ़ती हुई दिख सकती हैं, इंटरनल पावर स्ट्रगल आपको बढ़ती हुई दिख सकती है। ईरान की लीडरशिप और आईआरजीसी, जो ईरान की लीडरशिप अयतुल्लाह खमेनी है और जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, अदर देन जो रिलीजियस लीडरशिप है, उसके अलावा आईआरजीसी, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो हैं, इन दोनों के बीच में आपको कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि आईआरजीसी कर्ड्स फोर्स के वो चीफ थे। तो कहीं ना कहीं आज की डेट में ईरान की लीडरशिप को भरोसा करना उनके ऊपर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। और अब हर किसी को जब शक की नजरों से देखा जाएगा तो एक ट्रस्ट फैक्टर आपको इरोड होता हुआ भी दिखेगा। जियोपॉलिटिकल फॉलआउट, ईरान का रिलेशनशिप जो है, जो रीजनल एलाइज हैं, उनसे भी थोड़ा बहुत खराब होता हुआ देख सकता है, क्योंकि उन रीजनल एलाइज का ईरान के ऊपर अब भरोसा करना, किसी उनके लीडर के ऊपर भरोसा करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। और इस सिचुएशन को इजराइल इजीली लेवरेज कर सकता है और इसका फायदा भी उठा सकता है, इवन इफ अगर ये केवल एक नैरेटिव ही क्यों ना हो। अगर ये डिस्कोर्स भी है, अगर ये नैरेटिव भी है, अगर ये प्रोपोगेंडा भी है, तो भी इजराइल के फेवर में ही ये काम करने वाला है, इजराइल को ही फायदा पहुंचाने वाला है। और इजराइल मेक श्योर करेगा कि इस नैरेटिव को, इस डिस्कोर्स को पूरी तरीके से इस्तेमाल करे अपने फेवर में, और जिससे वो ईरान के जो इंटरनल पर्सपेक्टिव्स हैं उनको भी पूरी तरीके से डिवाइड कर पाए, जो जितने भी फॉल्ट लाइंस हैं उनको और ज्यादा वाइडन अप कर पाए। अदर देन दैट, पॉलिटिकल के अलावा अगर मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक रेमिफिकेशंस देखे जाएं इस चीज के, तो जो कर्ड्स फोर्सेस हैं वो काफी इंफ्लुएंशियल हैं। जितने भी आपको नॉन स्टेट एक्टर्स देखने को मिलते हैं वो काफी ज्यादा इंफ्लुएंशियल देखने को मिल जाते हैं। इनका काम इंटेलिजेंस का भी है कर्ड्स फोर्सेस का, और साथ के साथ ये जॉइंट ऑपरेशंस भी कंडक्ट कराते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ईरान के लिए इंटेलिजेंस का भी काम कर रहे थे और फोरफ्रंट पे लड़ने का भी काम कर रहे थे, नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट भी करने का काम कर रहे थे। इजराइल, यूएस इसको पूरी, सऊदी अरेबिया इवन, इनको पूरी तरीके से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं कर्ड्स फोर्सेस को। साथ ही साथ एक और चीज ध्यान रखने वाली है, अगर सीआईए का मानना है कि अगर किसी को प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए ना, अगर आपको स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की, तो सबसे बेस्ट टेररिज्म की एग्जांपल है हमारे पास कर्ड्स फोर्सेस। कौन सा स्टेट स्पॉन्सर कर रहा है? ईरान स्पॉन्सर कर रहा है, और टेररिज्म ये पूरे मिडिल ईस्ट में फैला रहे हैं अगेंस्ट द सुन्नीस एंड अगेंस्ट द इजरायली फोर्सेस। इन्होंने ये बोला जाता है, अगर कर्ड्स फोर्सेस सच में ये बात सच निकलती है तो कर्ड्स फोर्सेस के अंदर एक मेजर मोरल डाउन होता हुआ दिखेगा, उनके अंदर एक मेजर डिफिकल्टी आती हुई दिखेगी उनकी फंक्शनिंग में। ये कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है पूरी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन। तो ईरान की जो रीजनल मिलिट्री इंफ्लुएंस है, इंक्लूडिंग द प्रॉक्सी पार्टनर्स, उसमें काफी हद तक आपको वीकनिंग देखने को मिलेगी। साथ के साथ जैसे मैंने आपको बोला कि मिलिट्री मोराल जो है वो ही काफी हद तक गिर सकता है। जब आपको पता चले कि आपका टॉप कमांडर ही दूसरी वाली साइड से लड़ रहा था, तो ऑफकोर्स सोल्जर्स का मोराल, सोल्जर्स का जो लड़ने की क्षमता है, जो इच्छा है, वो भी काफी हद तक आपको गिरती हुई दिखेगी और वो कहीं ना कहीं हार मानने की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। और एक हमें इसी वजह से एक मोरल क्राइसिस आता हुआ दिख सकता है आईआरजीसी के अंदर, और जो ब्रॉडर मिलिट्री पार्टनर्स हैं उनके, और लीडरशिप से कहीं ना कहीं ट्रस्ट भी हटता हुआ दिखेगा। आगे बढ़ते हैं। अगर और देखा जाए इसके अलावा और क्या इंप्लीकेशंस होंगे, तो सबसे पहले हमारे पास इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस इंप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले तो ये देखना कि यार ये सच में क्रेडिबल भी है क्या ये न्यूज, इफ मतलब वेदर वी कैन रिलाई ऑन दिस न्यूज और नॉट। ये केवल स्पेकुलेशन तो नहीं है, कोई ऐसा नैरेटिव तो नहीं है जो केवल ईरान को नीचा दिखाने के लिए बनाया गया है। खैर, अगर नहीं भी है, सच है तो सक्सेस है ही। अगर नहीं भी है तो काउंटर इंटेलिजेंस वाला जो पर्सपेक्टिव है, जो गैप्स हैं ईरान के, उनको कहीं ना कहीं आपने हाईलाइट कर दिया है कि ईरान अभी भी
इंटेलिजेंस पर्सपेक्टिव से काफी हद तक वीक है व्हेन कंपेयर टू द इजरायली काउंटर पार्ट, राइट। अब ये डिसइंफॉर्मेशन है अगर, तो भी कहीं ना कहीं आपने हलचल तो मचा ही दी है, सच है तो इंटेलिजेंस गैप्स हैं। दूसरी तरफ लीगल और डिप्लोमेटिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं सीज के? सीक्रेट इंटरोगेशन। ईरान चाहेगा कि इस पूरे मुद्दे को बहुत ज्यादा हाईलाइट ना होना दिया जाए, जिससे इसका कम से कम नुकसान पहुंच सके, और वो कोशिश करेगा कि इसके पीछे क्लोज डोर मीटिंग्स के थ्रू ही इस चीज को रिजॉल्व किया जाए। लेकिन जो बाकी हैं रशिया और चाइना, उनको समझाना उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। अगर रशिया और चाइना जो इसको सपोर्ट करने की सोचेंगे, अगर उन्हें खुद पता चले कि इनकी फोर्सेस के अंदर ही इजरायली एजेंट बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भरोसा भी आपको ईरान की लीडरशिप और ईरान की IRGC के ऊपर से उठता हुआ दिखेगा। मीडिया एंड पब्लिक परसेप्शन। देखो, ईरानियन स्टेट मीडिया तो पूरी कोशिश कर रहा है कि इस न्यूज को दबा दिया जाए, लेकिन जो ग्लोबल मीडिया है, जो वेस्ट मीडिया है, स्पेशली जो US डोमिनेटेड है, जो वेस्ट यूरोपियन डोमिनेटेड है, वो इस न्यूज को पूरी तरीके से हाईलाइट करके दिखा रहा है, जिससे एक तरीके का आपको अफरा तफरी दिखे ईरान के अंदर, ईरानियन कैंप के अंदर, उनको आइसोलेट करते हुए दिखी दुनिया, क्योंकि उनके ऊपर से भरोसा कम होता जाएगा, ट्रस्ट कम होता हुआ चला जाएगा। और साथ ही साथ इंटेलिजेंस भी एक मेजर फैक्टर प्ले करता है लड़ाई के अंदर। इसकी सच्चाई सामने आती हुई दिखी है। अगर ये झूठ भी है तो इवन केवल नैरेटिव से उन्होंने ईरानियन कैंप को हिला के रख दिया है। ये सारी इंफॉर्मेशन से हमें पता चलता है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट फाइटिंग ऑन द फील्ड, इट्स ऑल्सो अबाउट फाइटिंग द आइडिया, कि आप किस आइडिया के साथ लड़ रहे हो, आपको किस तरीके से नीचे गिराया जा सकता है, आपको किस तरीके से मोरल डाउन किया जा सकता है, और किस तरीके से आप अपने इंटेलिजेंस इंट्रूजन से पूरी की पूरी एक वॉर का नक्शा बदल सकते हो, पूरा रास्ता चेंज कर सकते हो, उसका रिजल्ट बदल सकते हो। इन सब इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। द क्वेश्चन इज, रीसेंट रिपोर्ट्स हैव सरफेस्ड क्लेमिंग दैट ईरान्स टॉप कमांडर इस्माइल कानी इज allegedly being interrogated as a Mossad agent. Discuss the potential implications of such claims on regional security dynamics in West Asia. How could these developments impact Iran domestic political landscape and its relations with major global powers? 250 वर्ड्स में आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। यूज द एग्जांपल फ्रॉम द हिस्ट्री एज वेल, जहां आपको इंटेलिजेंस पर्सपेक्टिव पिक्चर में आता हुआ दिखा है और उसका क्या आउटकम आता हुआ दिखा है, और इस इंसिडेंट का, इस स्पेकुलेशन का, इवन इफ इट इज ट्रू, अगर ये स्पेकुलेशन है तो भी, तो इसका क्या क्या आपको इंपैक्ट होता हुआ दिखेगा, एज वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। फॉर सच इंफॉर्मेशन, subscribe to our YouTube channel. This was all from my end. Thank you so much, guys, and have a good day.